हेलो एंड वेलकम टू द यूनिट 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम सेकंड यूनिट चालू करने जा रहे हैं और ये रहा सेकंड यूनिट। इससे बोल देते हैं हम चैट जीपीटी से कि पहले टॉपिक्स बताओ कौन से थे यूनिट 2 में। ओके, टॉपिक लिस्ट है एज पर सिलेबस। ओके, लेट्स चेक कि यही है कि नहीं। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग के आसपास घूमता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है यूनिट 2। अच्छा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था कि नहीं, लेट्स चेक ऊपर जाके। ये प्लानिंग, यूनिट 2 तो प्लानिंग है। ये है यूनिट 2, चैट पगलू। कुछ भी बोलता है भाई, कभी कभार थोड़ा सा दिमाग फिर जाता है, इसको नज़र में रखना पड़ता है। इसको कुछ भी बोलता है, बकवास बोलता है एकदम। ओके, ओए सुन मेरी बात। यूनिट 2 के सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ाओ। बहुत थकलता है यार ये, बहुत ज़्यादा। ओके, क्या क्या टॉपिक से पहले देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, डिसीजन मेकिंग, ये चार चीज़ें हैं। प्लानिंग है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट 2 में। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा कोई एक ही चीज़ है। ओके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। ओके, एनवायरमेंटल एनालिसिस में स्वॉट एनालिसिस, इंटरनल फैक्ट एक्सटर्नल फैक्टर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। टाइप्स ऑफ प्लान में स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल और कंटिजेंसी। ओके, लेट्स स्टडी ईच ऑफ द टॉपिक। हाँ, टाइप्स ऑफ प्लान सबसे पहला हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अच्छे से। व्हाट इज अ प्लान? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। ईजी है। प्लानिंग क्या है? सब चीज़ें डिसाइड करना, कब कौन कहाँ कैसे क्या करेगा। सिंपल। इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। ओके, एक फाउंडेशन बनाता है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए, जो बाकी और फंक्शंस हैं। प्लानिंग तो बेस बनाता है एक, फिर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, ये सब प्रोसेस के लिए। टाइप्स ऑफ प्लान, इजी एक्सप्लेनेशन क्या होता है टाइप्स ऑफ प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान, STOC, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक है STOC। स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, कंटिजेंसी प्लान। चार तरीके के होते हैं प्लान्स। स्टॉक, ओके, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड कंटिजेंसी। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल्स, कंपनी की डायरेक्शन डिसाइड करता है स्ट्रेटेजिक प्लान। कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है, CEO लेवल वाले जो मैनेजर, जो टॉप लेवल पढ़े थे हमने। टाइम ड्यूरेशन है, 3 से 5 साल के लिए प्लान रहता है। स्ट्रेटेजिक प्लान एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, जो कंपनी को डायरेक्शन देता है। सिंपल है, इतना इतना लिख देंगे। टैक्टिकल प्लान क्या है? डिपार्टमेंट लेवल का एक्शन प्लान होता है टैक्टिकल प्लान। ओके, मिडिल मैनेजमेंट बनाते हैं, डिपार्टमेंट लेवल का एक्शन प्लान होता है सबसे पहली बात, मिडिल मैनेजमेंट बनाता है ये। ओके, टैक्टिकल सेकंड पे है, तो मिडिल मैनेजमेंट। 1 से 3 साल तक की ड्यूरेशन रहती है। थर्ड है ऑपरेशनल प्लान, रोज़ के काम, ऑपरेशंस जो होते हैं ना, रोज़ ऑपरेशनल, रोज़ के रूटीन ऑपरेशनल टास्क, रोज़ के काम को शेड्यूल करना है, SOPs। लोअर मैनेजमेंट बनाता है, सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स लोअर मैनेजमेंट में आते हैं, वीकली या डेली बनता है टाइम ड्यूरेशन। कंटेंजेंसी प्लान क्या होता है? अब थर्ड, एक तो हो गया स्ट्रेटेजिक, लंबा समय का। टैक्टिकल हो गया मिडिल ड्यूरेशन का, 1 से 3 साल वाली, और मिडिल मैनेजमेंट बनाते हैं डिपार्टमेंट लेवल के लोग। ऑपरेशनल प्लान क्या होगा? रोज़ के काम शेड्यूल करने का। लंबा समय, मिडिल, मतलब 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, 1 से 3 साल वीकली और डेली। फिर आता है कंटेंजेंसी प्लान, बैकअप प्लान होता है ये, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तब के लिए होता है कंटेंजेंसी प्लान।
ये सारे लेवल्स के मैनेजर्स बना सकते हैं और एज नीडेड टाइम ड्यूरेशन भी रह सकता है. कंटिजेंसी प्लान इज बेसिकली अ बैकअप प्लान विच इज prepared for drastic situations or any unexpected changes. ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. स्ट्रेटेजिक, रिलायंस ने डिसाइड किया कि 5 साल में ग्रीन एनर्जी लीडर बनना है. ओके, ये स्ट्रेटेजिक प्लान है, लॉन्ग विजन का है, एक बड़े हाई पोस्ट वाले आदमी ने डिसाइड किया होगा. टैक्टिकल है, एचआर डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि नए एम्प्लॉयज़ को 3 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा. ओके, एचआर डिपार्टमेंट ने, टैक्टिकल प्लान है. ऑपरेशनल, डेली शेड्यूल फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स एट ऑफिस. कंटिजेंसी है, फायर अलार्म फेल हो गया तो क्या करें, ऑल्टरनेट एस्केप प्लान, ये कंटिजेंसी प्लान हो गया. ओके, दिस ऑल कम्स अंडर प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर स्टॉक है, टाइप्स ऑफ प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान और कंटिजेंसी प्लान. सिंपल एग्जाम का लिखने का तरीका. प्लानिंग इज डन एट मल्टीपल लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम एंड पर्पस. Planning can be classified into strategic, tactical, operational, and contingency planning. Each serves a unique role in effective decision making. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान विद एग्जांपल बन जाएगा. डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक का लिख देना लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं. टैक्टिकल में लिख देना है हाँ, टैक्टिकल में लिख देना है मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, एंड ये लॉन्ग ड्यूरेशन से थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है और डिपार्टमेंट लेवल के लोग बनाते हैं. सिंपल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशनल एंड कंटिजेंसी प्लान भी लिख सकते हैं. ऑपरेशनल जो डेली रूटीन वाले टास्क बनाते हैं, सुपरवाइजर बनाता है, लोअर लेवल के मैनेजर्स बनाते हैं. कंटिजेंसी प्लान होता है बैकअप प्लान के लिए, कि अगर कभी अनएक्सपेक्टेड रिस्क आ गया, कुछ भी हो गया तो बैकअप प्लान होता है. ओके, इजी है. ओके, स्टार्ट करो एंड थोड़ा और अच्छे से समझाओ सारी चीज़ें डिटेल में. ओके, थोड़ा सा इसको डांटते रहना चाहिए. टॉपिक 2 है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फुल डिटेल्ड नोट्स. ओके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म गोल्स. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अब भी हमने पढ़ा है. ओके, ये टॉपिक 2 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही है ना, हमें चेक करते रहना चाहिए क्योंकि इसका दिमाग कभी कभी फिर जाता है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंसेप्ट, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन. ओके ओके, यही है. 2 और टॉपिक हैं इसके बाद फिर यूनिट 2 खत्म. Strategic planning is the process of defining an organization's long-term goals and deciding the best course of action to achieve them by using the available resources efficiently. It is the process of defining an organizational long-term goals and deciding the best course of action to achieve them using available resources efficiently. Easy है. की पॉइंट्स क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है 3 से 5 साल या ज़्यादा. फोकस्ड ऑन विजन मिशन एंड बिग पिक्चर. ओके, मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स पढ़ा था हमने. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही है ज़्यादातर चीज़ें इसमें. टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब लोग बनाते हैं. एग्जाम्पल क्या अभी हमने पढ़ा कि कौन ग्रीन एनर्जी बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या एग्जाम्पल था वो, हाँ, रिलायंस ने डिसाइड किया कि 5 साल में ग्रीन एनर्जी लीडर बनना है. तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि लंबे समय का गोल है, विजन है, कुछ मिशन है जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स डिसाइड करते हैं. इट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ओके, टेक्स इनटू अकाउंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल स्ट्रेंथ्स, helps an organization stay competitive and grow. Simple example है, Reliance Industry wants to become a global leader in renewable energy by 2030. That vision needs a strategic plan with huge investment, hiring experts, government collaborations, tech development, etc. Process of strategic planning क्या है, super important for exam, ध्यान दें इस पे. Process of strategic planning है, step 1 set mission and objectives, step 2 environmental scanning, step 3 strategy formulation, step 4 strategy implementation. ओके, पहले मिशन सेट करना, मिशन और ऑब्जेक्टिव क्लियरली हमें डिसाइड हो गए, उसके बाद एनवायरनमेंट को स्कैन करना. ओके, फिर है फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी का, कि क्या फॉर्मुलेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी. फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. मॉनिटर करना तो हमेशा लास्ट में ज़रूरी है ही, किसी भी प्रोसेस में एक पॉइंट हमेशा मॉनिटरिंग का रखना है. स्टेप 1 में था सेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, व्हाई वी एग्जिस्ट एंड गोल्स.
सेकेंड है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनालाइज एक्सटर्नल पेसल एंड इंटरनल स्वॉट फैक्टर्स। ओके, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में सिर्फ इतना लिखना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को एनालाइज करके हमें आगे स्टेप्स लेने हैं। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, क्रिएट प्लान्स एंड पॉलिसीज बेस्ड ऑन एनालिसिस। जो एनालिसिस किया हमने सेकेंड स्टेप में, उसके बेसिस पे हम प्लान और पॉलिसीज बनाए, फॉर्मुलेट करें, इम्प्लीमेंट करें, फिर एलोकेट रिसोर्सेज, असाइन टास्क एंड पुट प्लान इनटू एक्शन। फिफ्थ है इवैल्यूएशन, मॉनिटर प्रोग्रेस, कंपेयर रिजल्ट्स, एडजस्ट इफ नीडेड। पहला क्या था, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, वाई वी एग्जिस्ट एंड गोल्स। ओके, फिर एनालाइज करना एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर्स हैं, फिर उन एनालिसिस के बेसिस पे फॉर्मुलेट करना हमें अपने प्लान्स। ओके, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, टास्क असाइन करना। ओके, इम्प्लीमेंट होने के बाद मॉनिटर करना उस पर रेगुलरली, एंड अगर चेंजेस है तो करना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ओके, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सबको पता होता है गोल क्या है। इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ये फ़ायदा है कि सबको पता है भाई कि हाँ 5 साल में हमें ये करना है, तो सब उस गोल की तरफ मिलकर काम करते हैं, फोकस होकर काम करते हैं। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टाइम मनी एंड पीपल यूज्ड वाइसली। ओके, रिड्यूस्ड रिस्क, फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए रेडी होते हैं। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, सब डिपार्टमेंट एक ही गोल पे काम करता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कन्फ्यूजन कम होता है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है। सारी अच्छी बातें लिख देना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की क्या है, डायरेक्शन मिलता है, रिसोर्स का अच्छे से यूज़ होता है, रिड्यूस रिस्क हो जाता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, सॉरी, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला है टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। ओके, अनसर्टेन फ्यूचर, मार्केट बदल जाता है कभी भी। रिजिडिटी, प्लान्स चेंज करना मुश्किल होता है। एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई 5 साल में ये करना है, तो फिर प्लान में चेंजेस लाना मुश्किल हो जाता है। एक वो हो गया, एक अनसर्टेन फ्यूचर तो है ही। दूसरा क्या था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा समय, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है। कॉस्टली, मार्केट रिसर्च और कंसल्टेंसी एक्सपेंसिव हो सकती है। ओके, तो कॉस्टली भी हो सकता है ये। एग्जाम रेडी 5 मार्क आंसर शॉर्ट फॉर्म, क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेथड दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन set its goals, analyze the environment and decide how to reach those goals. It is important for direction, better resource use and competitiveness. However, it is time consuming and requires constant updating due to changing environments. Okay, 10 मार्क क्वेश्चन टेप है। डेफिनेशन लिख देना, 2-3 लाइन का एग्जाम्पल लिखना है, फुल 5 स्टेप प्रोसेस लिखना है। 5 स्टेप प्रोसेस क्या थी हमने पढ़ी अब भी। सेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, फिर एवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ये लिख देना है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक टॉपिक है। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना, 3-4 लिमिटेशंस लिख देना। लिमिटेशंस क्या थे, कॉस्टली हो जाता है, रिजिडिटी रहती है कि हाँ भाई एक बार बना लिया तो वही रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है, और फ्यूचर अनसर्टेन रहता है। ये हो गया इसका लिमिटेशंस। अ शॉर्ट कंक्लूजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग is essential for long-term survival and growth. Despite its limitations, it gives organization a clear path and competitive strength. ठीक है भाई, अगले टॉपिक पे चलते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। स्टार्ट करें। ओके, इजी है, जल्दी हो जाएगा, यूनिट 2 बहुत छोटा है। थर्ड टॉपिक, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। What is environmental analysis? Environmental analysis is the process of identifying and understanding internal and external forces that can affect the organization's goals and plan and performance. It is the process of identifying and understanding internal and external forces that can affect the organization's goal plan and performance. Environment हो गया, environment शब्द ही आ गया तो internal और external factors तो ज़रूर आएंगे। ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, गोल या प्लान में अफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेसिकली मैनेजर ये जानने की कोशिश करता है बाहर क्या चल रहा है, अंदर हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ही एनवायरमेंटल एनालिसिस है। 2 पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, होता है किसी भी बिजनेस में, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर के फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। एग्जाम्पल है इंटरनल का, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, कल्चर क्या है हमारा, वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट ट्रेंड, कंपेटिटर्स का क्या बिहेवियर है ना, ये सब हो सकता है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में।
एनवायरनमेंट के, एनवायरमेंटल एनालिसिस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में लिख देना है। टूल्स यूज्ड, स्वॉट एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए स्वॉट एनालिसिस का भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। इंटरनल क्या शो करता है, स्ट्रेंथ क्या शो करता है, हमारे इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स। वीकनेस क्या शो करता है, इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स। अपॉर्चुनिटी क्या शो करता है, एक्सटर्नल पॉजिटिव चेंजेस, चांसेस, एक्सटर्नल पॉजिटिव चांसेस। थ्रेट क्या करता है, एक्सटर्नल नेगेटिव डेंजर्स। ओके, एक्सटर्नल नेगेटिव डेंजर्स। ये स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, हमें पता ही था। वीकनेस थ्रेट नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होते हैं। ओके, याद रखना है, ये छोटी सी टेबल है, इसको याद रख लेना। एग्जाम्पल, स्वॉट फॉर फ्लिपकार्ट। स्ट्रेंथ क्या है, ब्रांड नेम, डिलीवरी नेटवर्क उनका बहुत स्ट्रांग है फ्लिपकार्ट का, ये उनकी स्ट्रेंथ्स है। वीकनेस क्या है, हाई रिटर्न रेट। हाई रिटर्न रेट वीकनेस है फ्लिपकार्ट की, कि उनके पास ज़्यादातर ऑर्डर्स रिटर्न पे भेज देते हैं लोग। ठीक है, इनकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है, ग्रोथ इन टीयर 2 सिटीज़, वो कर सकते हैं ग्रोथ टीयर 2 सिटीज़ में ज़्यादा अच्छे से। थ्रेट क्या है, अमेजोन कंपटीशन है, एक्सटर्नल नेगेटिव डेंजर्स। ओके, कंपेटिटर्स भी हमारे थ्रेट में आते हैं। वाई इज एनवायरमेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक्यूरेट एनालिसिस से बेटर प्लान्स बना सकते हैं हम। आइडेंटिफाइज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, कंपनी प्रिपेयर्ड रहती है हर चीज़ के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल एनालिसिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आइडेंटिफाइज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, रियलिस्टिक चॉइसेस बनाने में मदद करती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, चेंजेस का पता चल जाता है। इम्प्रूव अडेप्टेबिलिटी, मार्केट के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी इवॉल्व होता है। लिमिटेशंस क्या है एनवायरमेंटल एनालिसिस के, एनवायरमेंट कभी स्टैटिक नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। प्रेडिक्शन हर बार एक्यूरेट नहीं होती, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, डेटा रिलायबल नहीं होता कभी कभी। ओके, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस की लिमिटेशंस ये हैं कि प्रिडिक्शन हर बार एक्यूरेट नहीं होती, टाइम कंज्यूमिंग तो डाल ही देना है सबकी लिमिटेशंस में, डेटा रिलायबल नहीं होता है कई बार ये, और इन्वायरमेंट कभी स्टैटिक नहीं रहता, सबके मूड ओपिनियन बदलते रहते हैं। ओके, environmental analysis is the study of internal and external factors affecting an organization। सबसे सिंपल लाइन है, environmental analysis is the study of internal and external factors affecting an organization। अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं इसको। SWOT analysis is commonly used for this। It helps in identifying strength, weakness, opportunities and threats, thus supports strategic planning and effective decision making। ओके, 10 मार्क का आंसर बनाना है तो डेफिनेशन लिख देना है, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिख देंगे हम। इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स रहते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर से अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल हो गया इंटरनल का एम्प्लॉय स्ट्रक्चर कल्चर, बाहर का हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट ट्रेंड, कंपेटिटर्स। ओके, स्वॉट इन टेबल फॉर्मेट विद एग्जांपल, स्वॉट का टेबल बना देना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का, और ये 4 चीज़ें लिख देना मेन। ईजी है, इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेंथ, इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं वीकनेस, एक्सटर्नल पॉजिटिव चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल नेगेटिव डेंजर्स होते हैं थ्रेट। सिंपल है बहुत ज़्यादा। कंक्लूजन लाइन, लाइक एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे प्रोएक्टिव इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड। ओके, डन है। लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, यूनिट 2 ख़त्म करते हैं। कितना टाइम हो गया है, 18 मिनट्स का हो चुका है वीडियो। ख़त्म करते हैं इसको। यस, एंड बाय द वे आप लोग भी ऐसे ही चैट जीपीटी से पढ़ सकते हैं कुछ भी कभी भी, उसको बस डांटना रहता है, थोड़ा ज़्यादा डांटो उसको, अच्छे से काम करता है वो। डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट 2 से, प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। कुछ भी डिसीजन लेना है तो हमें कुछ, डिसीजन का मतलब ही होता है कि कुछ चीज़ों में से कुछ चुनना, चुनना डिसीजन है। Decision making is the process of selecting the best possible option from the available alternatives to achieve a desired result। जब मैनेजर के पास कई ऑप्शंस हों तो वो सोच समझ के बेस्ट ऑप्शन चूज करता है, ये प्रोसेस ही डिसीजन मेकिंग है। की फीचर्स क्या हैं, इन्वॉल्व्स चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, फीचर्स यही है, इन्वॉल्व्स चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। डिसीजन हम किस बेसिस पे लेते हैं, एक्सपीरियंस, फैक्ट्स और एनालिसिस के बेसिस पे ही हम देखेंगे उसके बारे में। अगर कोई 2 मोबाइल में से चुनना है तो हम मोबाइल दोनों के फीचर्स कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में फैक्ट जानेंगे, फिर ही लेंगे ना। क्रूशल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग।
ओके, हैपेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी एक प्रोसेस होता है, इमेजिन क्या करो कि आपके पास कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता है। पहले क्या है, आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, क्या डिसीजन लेना है आपको, पहले ये आइडेंटिफाई करो। फिर गैदर इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बारे में, अभी मान के चलो एग्जांपल है, हमें फ़ोन ख़रीदना है, हमारे पास फ़ोन की दिक्कत है, तो हम 2 फ़ोन रखेंगे, 13 और 15 आईफोन, ठीक है। फिर हम डेटा, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स इकट्ठा करेंगे नेट से, चैट जीपीटी से पूछेंगे हम तो आज की डेट में। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। ओके, इवेल्युएट करना फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को, हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स देखना। सबसे पहला इशू था नया मोबाइल चाहिए। फिर हमने इकट्ठा किया सारी रिपोर्ट्स की, कौन सा मोबाइल क्या है अच्छा अभी आज की डेट में, है ना, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर हमने लिस्ट डाउन किए वो 4 ऑप्शन जो भी हमें हमारे एनालिसिस के बेसिस पे मिल रहे हैं। फिर हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स देखे। फिर सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे सूटेबल हो उसको चूज़ करना। ओके, फिर इम्प्लीमेंट द डिसीजन, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना उस डिसीजन को। फिर रिव्यू एंड फीडबैक, डिसीजन सही था या नहीं ये देखना। एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम है एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। ऑप्शन है सैलरी बढ़ाओ, वर्क कल्चर इम्प्रूव करो, इम्प्रूव इम्प्रूव करो, फ्लेक्सिबल आवर्स दो। एवेल्युएट करना है कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, चूज बेस्ट, इम्प्लीमेंट, रिव्यू 3 मंथ्स बाद। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। ओके, PNSTOs टाइप, प्रोग्राम्ड, रूटीन, डेली प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी सेट रूल्स। ओके, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, रूटीन, डेली प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी सेट रूल्स, उसमें डिसीजन मेकिंग। नॉन प्रोग्राम, न्यू न्यू नॉन रूटीन डिसीजंस, एग्जांपल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। ओके, ग्रांटिंग लीव वगैरह ये प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग होते हैं। स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म, बिग पिक्चर, टॉप लेवल। टैक्टिकल, मीडियम लेवल, मिडिल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल, डे टू डे एग्जीक्यूशन, लोअर लेवल। ये 3 चीज़ें ताकि आप कलाम बना लो इस चैप्टर का। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, कंटेंजेंसी, बैकअप प्लान होता है। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग यूज टू इम्प्रूव डिसीजंस। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, किस किस टेक्निक से हम डिसीजन मेकिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला है स्वॉट एनालिसिस से। ब्रेनस्टॉर्मिंग से सबसे पहले ग्रुप आइडियाज़ विदाउट जजिंग, जो दिमाग में आ रहा है सब बोलते जाओ, अपना व्यक्त करते जाओ, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीक्स, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालाइज करना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपेयर बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट। Delphi method, expert opinions, anonymous, repeated. Marginal analysis, compare additional benefits versus additional costs. Importance of good decision making, achieves organizational goals faster, solves problems effectively, boosts employee confidence, saves time and resources. Time resources हमेशा सेव होंगी, हर चीज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देना। रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये भी रिड्यूसेस रिस्क तो ईजी है। Decision making is the process of selecting the best option among alternatives. It includes steps like identifying the problem, gathering info, evaluating alternatives, implementing the best choice. It is important for solving problems, using resources wisely, and achieving goals. Okay? फुल 7 स्टेप का प्रोसेस लिखना है हमें। क्या क्या 7 स्टेप थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, गैदर इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, एवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स। ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आई थिंक। पहला आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फिर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, फिर इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, फिर सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, फिर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन एंड रिव्यू एंड फीडबैक। सिंपल 7 है, 7 स्टेप प्रोसेस है, ये सब लिख देना है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। अ गुड डिसीजन टुडे कैन शेप द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ज्ञान बहुत अच्छे से पेलना पड़ेगा हमें एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेंगे। भर भर के लिखा करो, बस इतना ही मैं बोलूँगा। जो मन में आ रहा है एक ही सेंटेंस को एक्टिव पैसिव वॉइस हर तरीके से लिख दो। एग्जामिनर इतना नहीं चेक करने वाला है, बस लिखते चलो, भरते चलो, और कुछ नहीं है। जो दिमाग में आ रहा है भर दो, बस वर्ड लिमिट कंप्लीट करो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, समझा देना है, ये सब है, ठीक है। ओके, डन है, हमारी यूनिट 2 हो चुकी है। एंड ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कितने मिनट का हो गया, 24 मिनट का हो गया है। 25 मिनट में हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। एंड आई होप आप लोग ने यूनिट 2 भी अच्छे से समझ लिया और सीख लिया। और वैसे तो मैंने अपने पढ़ने के लिए बस किया था ये,
जो वीडियो बनाया हूँ मैं सिर्फ अपने पढ़ने के लिए बना रहा हूँ। एंड अगर फिर भी कोई देख रहा है तो अच्छी बात है, आप भी पढ़ें एंड एआई का अच्छे से यूज़ करिए। बस इतना ही कहूँगा मैं। ओके, इस यूनिट के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट वाइज, और पूरा सिलेबस भी डाल दे रहा हूँ मैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दूंगा। इसके अलावा अगर कुछ चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा और पर्सनली भी भेज सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और